आज हम लोग पढ़ाई करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे क्या था शंकरी प्रसाद का केस, क्या था सज्जन प्रसाद का केस, गोलकनाथ केस में जज साहब ने क्या कहा था, क्या रीजनिंग दी थी, और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव में क्या चैलेंजेस आ गए थे, इन दोनों में क्या कन्फ्लिक्ट था। आज इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो सबसे पहले क्रम जान लेते हैं। शंकरी प्रसाद और सज्जन प्रसाद का केस आता है, उसके बाद इवोल्यूशन में आपका गोलकनाथ का केस आता है, और गोलकनाथ केस को काउंटर करने के लिए पार्लियामेंट 24वां, 25वां और 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है। और इस अमेंडमेंट को चैलेंज करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती केस में कोर्ट लेट डाउन करता है। उसके बाद अदर केसेस की बात करें तो IR कोलू का केस और मद्रास बार एसोसिएशन का केस। तो कुल मिला जुला के हमको शंकरी प्रसाद का केस, सज्जन प्रसाद का केस, गोलकनाथ का केस, उसके बाद फिर केशवानंद भारती का केस और IR कोलू और मद्रास बार एसोसिएशन, इतने केसेस हमको इस टॉपिक में करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। The Indian Constitution is known as living document because it is not static. It grows and evolves with changing need of society. मतलब हमारा संविधान जो है, भारतीय संविधान जो है, वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। ये क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है और ये समय के साथ ग्रोज हो रहा है और इवॉल्व्स हो रहा है और चेंज हो रहा है। The framers provide for the amendment process to ensure the constitution remains relevant to the times. हमारे संविधान वेत्ताओं ने अमेंडमेंट इसीलिए रखा क्योंकि जो नई चीज़ें इवॉल्व हो रही है उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ दिया जाए, और जो जिनका रिलेवेंट नहीं है उनको कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया जाए। अकॉर्डिंग टू मलफोर्ड, an unamendable constitution is the roast tyranny of time. Constitution amendment in India. Constitution amendment in India भारतीय संविधान में अमेंड कर 4 प्रकार से आप कर सकते हैं। पहला होता है अमेंडमेंट ऑफ सिंपल मेजोरिटी, दूसरा अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, तीसरा अमेंडमेंट बाय एब्सोल्यूट मेजोरिटी, चौथा amendment by special majority plus ratification of state. Article 368 provides for the procedure to amend the constitution. Article 368 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड की शक्ति को नियुक्त किया गया है। Article 368 सब क्लॉज 1 क्या कहता है? Provides that Parliament may amend the constitution in accordance with the procedure laid down in this act. मतलब पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का पावर है। 368(2) में क्या कहा गया है? कंटेन्स प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। अब देखिए फंडामेंटल राइट को अमेंड करने का क्या होता है। अमेंडमेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वेदर फंडामेंटल राइट mentioned in part 3 can be amended. In this regard, there has been but tug of war between legislature and judiciary from the time to time. This question of amendment of fundamental rights were considered by the Supreme Court for the first time in शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मतलब क्या फंडामेंटल में अमेंड किया जा सकता है, इस बात का इशू बना, और इस बात के बीच में लेजिस्लेचर और जुडिशरी में काफ़ी तकरार देखने को मिला हुआ है। सबसे पहले इसकी बात आती है आज़ादी के बाद शंकरी प्रसाद के मामले में। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 का केस है। इसमें कोर्ट ने कहा, कोर्ट सेड दैट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 इंक्लूड्स फंडामेंटल राइट्स। The word law in Article 13 does not include constitutional amendment. Therefore, Parliament can amend fundamental rights and such amendment cannot be challenged under Article 13. तो इसमें शंकरी प्रसाद के मामले में कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 12 से 35 तक जो भी फंडामेंटल राइट है उनमें पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है और इस अमेंडमेंट को चैलेंज नहीं किया जा सकता है।
सेम चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने सज्जन प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में किया। द कोर्ट फॉलोड द एर्लियर व्यू इन शंकरी प्रसाद। इट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज़ पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। लेकिन उसके बाद आता है गोलकनाथ का केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो शंकरी प्रसाद और सज्जन प्रसाद के केस को रिवर्स कर देती है और उसमें कहती है कि it held that parliament cannot amend fundamental right. A constitutional amendment is law under article 13, so it violates fundamental rights, it is invalid. उसके बाद इसका रिस्पॉन्स करती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 24वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है। 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या होती है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट एंड सच अमेंडमेंट कैन नॉट सच अमेंडमेंट आर नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। 25वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है। फिर 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कहती है 25वां कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड द राइट टू प्रॉपर्टी एंड इंसर्ट आर्टिकल 31C। 25वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत 31C को दे देता है, लाता है, एंड गिविंग प्रायोरिटी टू DPSPR ओवर फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स से ऊपर DPSP को रख देता है। और 29वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, उसमें कहता है एडेड certain led reforms laws to the 9th schedule to protect their from judicial review। उसमें 9th schedule का वो करती है प्रावधान कि 9th schedule में जो भी कानून आ जाएंगे उस पर जुडिशियल रिव्यू नहीं किए जा सकते। दीज अमेंडमेंट वेयर चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। अब इन सारे अमेंडमेंट को केशवानंद भारती के केस में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड द वैलिडिटी of 24th Constitution declared that Parliament can amend, लेकिन however no amendment shall disturb the basic structure। इसमें केशवानंद भारती ने कहा कि पार्लियामेंट के पास अमेंडमेंट करने का प्रावधान तो होगा, पर वह ऐसा अमेंडमेंट नहीं करेगा जो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करे। अब क्वेश्चन ये बनता है बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज लेड डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट इन केशवानंद भारती केस वर्सेस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस। इट मीन्स दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, बट इट कैन नॉट अल्टर और डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर और एसेंशियल फीचर्स। द कोर्ट डिड नॉट गिव एन एग्जैक्ट लिस्ट, बट some important elements of basic structure includes। अब बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आते हैं? सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ द लॉ, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स। दिस डॉक्ट्रिन एक्ट्स as limitation on the amending power of parliament and protect the core values of the constitution from misuse। अब मोर अदर केसेस में आप ये लिख देंगे, IR कोलू का केस लिखेंगे, IR कोलू वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस, मद्रास बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो देखिए IR कोलू वर्सेस स्टेट वर्सेस तमिलनाडु में क्या इशूज था? वेदर द बेसिक स्ट्रक्चर वुड बी इंक्लूड जुडिशियल रिव्यू ऑफ 9th शेड्यूल। द 9th is unanimously held that the court can even question the laws in 9th schedule, but only when it is made after 24th अप्रैल 1973। मतलब 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी 9वीं सूची में डाल दिया गया है, डाला जाएगा जिस कानून को, उस पर कोर्ट क्वेश्चन कर सकती है। मद्रास बार एसोसिएशन में इशूज़ ये राइज होता है कि वेदर नेशनल टैक्स ट्रिब्यूनल वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द एपेक्स कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 5, 6, 7, 8, 13 of NIT Act are unconstitutional. Moreover, Parliament could not take away power of court which disturbs separation of power। तो ये केसेस था और ये टॉपिक था। थैंक यू।